वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो आप आगे देखने जा रहे हैं इसका डिस्क्लेमर है कि ये वीडियोस आपकी सिर्फ अवेयरनेस के पर्पस से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी तारीख, घटना या संगठन से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। प्लीज आप इसे केवल एजुकेशनल पर्पस के नजरिए से ही देखें। ओके। तो मैं यहाँ पे आपको बताना ये चाहूंगा कि बाजार व्यवस्था जो, जैसे कि आपने इसका थंबनेल भी देखा, तो आज से सदियों पहले, लगभग 3000 ईसा पूर्व, जब इस धरती पे जीवन का उदय हुआ, तब हम क्या करते थे कि अगर हमें कुछ लेना होता था तो चीजों के बदले में चीजें आदान प्रदान होती थी। गेहूं के बदले दाल, दाल के बदले चावल, चावल के बदले सब्जियां। हम इस तरीके से अदला बदली में चीजों को खरीदारी करते रहते थे। तो ये तभी का हमारा सिस्टम होता था। लेकिन धीरे धीरे बाजार व्यवस्था ने अपना नजरिया और रुख बदला। भारत के अंदर सन 1200 से 1700 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में बड़े बड़े बाजार और सराय बने। हाट, साप्ताहिक बाजार और मंडियां व्यापार के रूप में आधार बनी। ब्रिटिश काल में 1700 से 1947 तक अंग्रेजों ने मंडियों और बाजारों को संगठित किया। कच्चे माल जैसे कपास, गन्ना, मसाले बड़े ट्रेडिंग होने लगे। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे 1700 दशक के व्यापार के बारे में, जो कि आपको कुछ चीजें, कुछ बातें इसमें आपको समझने का जरूरत है। वो क्या है बेसिकली बातें जो आपको यहाँ से आज समझने की जरूरत है, तो उनके बारे में मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ। आज हम, आप और सभी लोग, जब से हमने जन्म लिया और जब तक इस दुनिया में रहेंगे तब तक कुछ न कुछ खरीदारी करेंगे, खाएंगे और चीजों को इस्तेमाल करेंगे। सोचो, अगर इस दुनिया में प्रोडक्ट ना हो तो दुनिया कैसी दिखाई देगी। हमारे पास सिर्फ पत्ते रह जाएंगे। तो प्रोडक्ट होना जरूरी है। लेकिन उस प्रोडक्ट होने और आपकी जरूरतों के बीच में कुछ रास्ते हैं, लूप होल हैं, जिनका आपको पता होना जरूरी है। बहुत सारे लोग जीवन यापन के लिए नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके जीवन में कुछ काम आने वाली है। तो मैं यहाँ पे आपको बिजनेस मॉडल के बारे में बताने वाला हूँ। ध्यान से देखना है, समझना है। हो सकता है कि इसको जानने और समझने के कारण आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आने वाला हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिजनेस मॉड्यूल के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है। अब जैसे 1700 का दशक का बात करें, तो तब मान लीजिए दिल्ली में कोई जूता था जो 4 रुपए में बनता था। उसका जो मेकर था वो 4 रुपए में उसको बनाता था, और वही जूता मुंबई में आके 10 रुपए का बिकना है। तो वो कैसे आएगा? उस टाइम पे आवागमन के साधन में होता था ये एक बैलगाड़ी। तो एक बैलगाड़ी वाले को ये दिया जाता था। और मान लीजिए कि मुंबई का दूरी 1200 किलोमीटर है, तो एक बैलगाड़ी वाला लेगा और 300 किलोमीटर ले जाने के एक जूते पे 1 रुपए लेगा। तो ये जूते का कॉस्टिंग 5 रुपए होगा। 300 किलोमीटर के बाद ये दूसरी बैलगाड़ी वाले को हैंड ओवर करेगा और 1 रुपए उसको भी देगा। तो ये जूता अब 6 रुपए का हो गया। इसके बाद वो तीसरी बैलगाड़ी वाले को हैंड ओवर करेगा, तो ये जूता अब 7 रुपए का हो गया। इसके बाद वो जो जूतों का पूरा बंडल है, वो ये चौथी वाली को हैंड ओवर करेगा। तो उस एक जूते की कॉस्टिंग 8 रुपए हो गई। ओके। अब ये जो 8 रुपए का जूता पड़ा बंबई में आके, तो इसको होलसेलर 9 रुपए में परचेज करेगा। ओके। और होलसेल, ये जो रिटेलर है मुंबई में बैठा हुआ, तो दिल्ली में जो जूता 4 रुपए का बना था वो रिटेलर को 9 रुपए का मिला। और हमारे आप जैसा एक आदमी ने जाके इस जूते को 10 रुपए में परचेज किया। अब जो ये बीच का 6 रुपए का मार्जिन है, वो कहाँ गया? वो इन बैलगाड़ी वालों के बीच में चला गया। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मॉडल जो 1700 के दशक में काम करता था। अभी 1950 में जब भारत देश को आज़ादी मिली, उसके बाद हमारा बिजनेस का मॉडल क्या है? आज का जो हमारा बिजनेस का मॉडल है वो रहा ये। एक मैन्युफैक्चरर होता है जो किसी चीज को बनाता है, और सपोज उसने आज 4 रुपए की बनाई, तो बनाने के बाद वो डायरेक्टली एक C&F एजेंट होते हैं, वो उस माल की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि इसकी मार्केटिंग, इसका जो विपणन है वो मैं अकेले संभालूंगा। तो ये जो C&F एजेंट है, मान लीजिए उस एक माल पे 1 रुपए इनका भी होता है।
तो ये सीएनडीएफ एजेंट है उस माल का जानकारी। अभी जैसे मान लीजिए कि मार्केट में कोई चीज बन गई, आपको कैसे पता चलता है कि कोई चीज बन गई है? ठंडा मतलब कोका कोला, कैसे पता चला? डर के आगे जीत है, कैसे पता चला? रेड चीफ के जूते सबसे मजबूत हैं, कैसे पता चला? बीपीएल का टीवी, सैमसंग का टीवी, सैमसंग का फ्रिज, एप्पल का मोबाइल, वीवो का मोबाइल, ओप्पो का मोबाइल, ये सब कैसे पता चलता है? ये पता चलता है एडवर्टीजमेंट के जरिए। जब हमारे पास एडवर्टीजमेंट आता है टीवी में या अखबार में तो हमें पता चलता है। सपोज करिए, अगर एक जो एडवर्टाइजमेंट वाला है वो भी 1 रुपए उस पर ऐड करता है अपने, तो ये माल जो है अब 6 रुपए का हो जाता है। इसके बाद एडवर्टीजमेंट होने के बाद जब लोगों को पता चलता है तो उसके स्टॉकिस्ट नियुक्त किए जाते हैं हर राज्य में। जो उस स्टॉकिस्ट का भी 1 रुपए का कॉस्टिंग उस माल में जुड़ता है, और वो माल अब 7 रुपए का होता है जो 4 रुपए का बना है। इसके बाद आगे चलते हैं। हर शहर में उसके एक होलसेलर नियुक्त किए जाते हैं, और वो जो होलसेलर हैं वो भी अपना 1 रुपए उसके अंदर सरप्लस करते हैं। तो अब ये जो माल 4 रुपए का बना था, ये अभी तक यहाँ पहुंचते पहुंचते 8 रुपए का हो गया है। ये होलसेलर भी अपना 1 रुपए ऐड करने के बाद क्या करते हैं कि आगे ये गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, चौराहे चौराहे आपके घर के पास रिटेलर नियुक्त करते हैं। और ये जो रिटेलर होते हैं ये भी 8 रुपए में लाके 1 रुपए, यानी कि 9 रुपए में इस सामान को खरीदते हैं। जो सामान होलसेलर को 8 रुपए का आता है, मानिए वो रिटेलर को 9 रुपए का देता है, तो 9 रुपए का ये खरीद के हमारे आप जैसा कंज्यूमर वहां पे जाके उसी 4 रुपए के सामान को 10 का बेचता है। तो आज भी जो प्रोडक्ट 4 रुपए का बन रहा है वो 10 का बिक रहा है। और जैसा डिस्क्लेमर में बताया गया, ये सिर्फ एक उदाहरण है। इस मॉडल में सबसे ज्यादा पैसा एडवर्टीजमेंट के पास जाता है। जो लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं उनको सबसे ज्यादा कॉस्टिंग इसकी मिलती है। फिर सीएनडीएफ एजेंट, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर जो भी हैं इसके बीच में ये मार्जिन डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन इसमें लूप होल क्या है? आप एक बार सोच के देखिए कि अगर आप अपने पास की दुकान से, जो जनरल स्टोर की दुकान या कोई छोटी दुकान है या फल की दुकान है, सब्जी की दुकान है, वहां से अगर आप कोई भी सामान लेके आते हैं, जैसे आपने सब्जी लिया, फ्रूट्स लिया, चीजें आपने वहां से परचेज करी, तो ये जो परचेजिंग है आपकी, आपने सपोज, मैं एक एग्जांपल दूं आपको, आपने एक पेस्ट लिया, एक साबुन लिया, एक आपने शैम्पू लिया, और ये जो आपने चीजें ली, तो क्या वो दुकान वाला कभी भी आपको रसीद देता है? अगर वो पक्की रिसिप्ट नहीं देता, तो आपने एक मूवी देखी होगी नायक, जिसमें अनिल कपूर बोलते हैं, आज के दिन जो कुछ भी खरीदना पक्का बिल लेके खरीदना। तो वो क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि जो आप ये सामान खरीदते हैं इससे गवर्नमेंट को इनकम होती है, इसी से सरकारी कर्मचारियों का सैलरी आता है, ब्रिज बनाए जाते हैं, रोड बनाए जाते हैं, डेवलपमेंट किया जाता है। तो ये टैक्स से आता है, गवर्नमेंट की इनकम टैक्स से आती है। और अगर कोई आदमी आपको रसीद नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो टैक्स चोरी हो रहा है। ठीक है, फिर वो अपने हिसाब से मोल्ड करता है। तो ये जो कमियां हैं गवर्नमेंट की नजर में आई, और सन 1980 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर, अभी अगर आप अमेरिका कंट्री की बात करें या कोई डेवलप कंट्री की बात करें, तो उनके यहाँ कोई भी सामान जो एक सुई भी बिकता है तो वो डायरेक्ट सेल्स बिजनेस के मॉडल के रूप में सेल होता है, यानी बिकता है। अब क्या है ये डायरेक्ट सेल्स का मॉडल, इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो 1980 से हमारे पास डायरेक्ट सेल्स का मॉड्यूल आया, इस मॉडल को क्या बोला जाता है? देखिए, इस मॉडल का ऐसा मानना है कि दो लोग जरूरी हैं, एक बनाने वाला और एक इस्तेमाल करने वाला। दो लोग जरूरी हैं, बनाने वाला और एक इस्तेमाल करने वाला, यानी बात करें तो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर। बाकी के अगर इन लोगों को बीच से हटाया जाएगा तब भी सामान बिकेगा और काम होगा। तो लोगों को बस दो ही चीज चाहिए, एक मैन्युफैक्चरर और रिटेलर। तो डायरेक्ट सेल्स का मॉडल जो कि पूरी दुनिया में काम कर रहा है, और इंडिया कंट्री में 1980 में इसका एंट्री हुआ। तो 1980 में इसका एंट्री होने के बाद देखिए इसका मॉडल क्या है। ये अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप जो जीवन में आपकी कमियां हैं उन कमियों को आप अपनी पावर यानी शक्ति बना सकते हैं। बस खाली आपको ये बिजनेस मॉडल को समझना है। तो जो मैन्युफैक्चरर रहता है वो आज भी सामान को 4 रुपए का बनाता है। अब गवर्नमेंट इसमें क्या काम करती है कि उस 4 रुपए के माल को एक ब्रिज बनाती है, और उस ब्रिज पे लाके उस सामान को रख देती है। 1 रुपए जो है इसका
प्लेटफॉर्म चार्जेस हो जाता है, यानी जो 4 रुपए का सामान बना है उसकी कॉस्टिंग 5 हो जाती है, और जो कस्टमर होता है उसको 10 रुपए का ये सामान मिल जाता है। अभी आप कहेंगे कि सामान 4 का बन रहा है, कस्टमर को 10 का मिल रहा है, तो इसमें मेरा क्या बेनिफिट है? ये जो मॉडल है इसमें आपका बेनिफिट ये है कि जब आप ऐसे किसी मॉडल से सामान खरीदते हैं तो आप गवर्नमेंट के पास वाकई टैक्स पहुंचाते हैं, और गवर्नमेंट को पास 100% टैक्स मिलता है। अब रही बात आपके मतलब की, अगर आप मैन्युफैक्चरर से कस्टमर हैं आज, और ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो इसका रजिस्ट्रेशन कराने की वजह से आप इसका माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट का पार्ट बनते हैं। तो ये जो 4 रुपए का सामान 10 का मिल रहा है, ये बीच के 6 रुपए गवर्नमेंट उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है एक सिस्टम के थ्रू, जो लोग इसका माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट करते हैं, क्योंकि इसका एडवर्टीजमेंट की सबसे ज्यादा कॉस्टिंग है, मैंने पहले ही बताया था। तो अगर आप कोई चीज इस्तेमाल करते हैं और आपको अच्छी लगती है और आप अपने किसी जानने वाले को बताते हैं, तो बीच के जो 6 रुपए बचते हैं वो एक सिस्टम के थ्रू सब में बढ़ जाते हैं, और ये 6 रुपए बहुत पावरफुल हैं, और इस 6 रुपए के जरिए बहुत सारे लोग आज अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। और आज 2025 के जो समय में आप चल रहे हैं, तो इसमें ये जो मॉडल है ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। इसकी गाइडलाइंस भी बनी हुई हैं, जो 2019 के बाद गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेल्स की गाइडलाइन भी बनाई है, और ये बिल्कुल जायज कारोबार है आज हिंदुस्तान के लिए। मैं इसकी कुछ और थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ से दे दूं, ताकि आपको ये बात समझने में हेल्प मिले कि आखिर बताया क्या जा रहा है। 1990 से पहले हमारा जो जो ट्रेडिशनल मार्केट था, होलसेल सिस्टम था, डायरेक्ट सेल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 1990 से 95 के बीच में बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने डायरेक्ट सेल्स में एंट्री किया, जिसमें ओरिफ्लेम, एवियन जैसी कंपनी थी। 1995 से 2000 के बीच में एमवे इंडिया और बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियां आई, इंडस्ट्री को पहचान मिली। 2000 से 2010 के बीच में बड़ी तेजी से ग्रोथ हुई, भारत में बहुत सारी कंपनियां आई, लाखों लोगों को एक्स्ट्रा इनकम मिलने लगा। और 2010 से 2000 के बीच में ऑनलाइन और ई कॉमर्स स्ट्रांग हो गया, सरकार ने कानूनी मान्यता दी और इसके लिए गाइडलाइन बनाई। 2020 के बाद भारत टॉप देशों में शामिल है, करोड़ों लोग डायरेक्ट सेल से जुड़े हुए हैं, जिसमें हेल्थ, वेलनेस और लाइफस्टाइल सेक्टर का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो अगर आप बात करें डायरेक्ट सेल्स की, तो डायरेक्ट सेल्स आज समझने का बात है कि अगर आप इसको समझेंगे और इस मॉडल से चीजें खरीदना शुरू करेंगे, तो इससे एक तो आप ओरिजिनल टैक्स पेयर हो सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पार्ट टाइम में यहाँ पे कनेक्ट करके इस काम को सीख के आप कुछ अपना सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें लोग आज डायरेक्ट सेल्स के काम में हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि डायरेक्ट सेल्स की किसी अच्छी कंपनी के बारे में आपको बताया जाए और वहां पे आप भी कुछ करना चाहें, ताकि आपका भी इसमें कंट्रीब्यूशन आपको मिले, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में एक फॉर्म है, आप उसको फिल कर दीजिए। मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी और इसके बारे में आपको और जानकारी दी जाएगी। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। आप अपना ख्याल